नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विवेक चांदिल और बेहद संवेदनशील मुद्दे के साथ। हमारे देश में हर मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी होती है और अब जब ईरान पर और वेनेजुएला पर अमेरिकी सख्ती दिख रही है और खासकर वेनेजुएला पर अमेरिका ने अटैक किया है और वहां से मादुरो को उठाकर न्यूयॉर्क ले जाया गया है और वहां पर अमेरिकी कानून के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अमेरिका मानता है कि निकोलस मादुरो जो कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति हुआ करते थे, वो अमेरिका के गुनहगार हैं। उन्होंने अमेरिका में ड्रग कार्टेल्स को बढ़ावा दिया, ड्रग सप्लाईज को बढ़ावा दिया, ड्रग नेटवर्क को बढ़ावा दिया, इलीगल पैसों को बढ़ावा दिया और इसलिए अमेरिका ने वेनेजुएला में घुस के, जो कि एक लैटिन अमेरिकी देश ही है, वहां घुसकर कार्रवाई करके मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया और अब वहां पर कानूनी कार्रवाई मादुरो के खिलाफ की जाएगी। इस पर हमारे देश में एमआईएम के एक बड़े नेता है, एएमएम चीफ है अजहरुद्दीन ओवैसी, वो ये कह रहे हैं कि क्या भारत ऐसी कार्रवाई करके पाकिस्तान में घुसकर मसूद अजहर और हाफिज सईद को नहीं ला सकता है? क्या भारत की वो कैपेबिलिटी नहीं है? हमारे पास किस चीज की कमी है? तो क्या ये मंशा भारत को पाकिस्तान के साथ वॉर में उलझाने की है, या फिर भारत के आर्म्ड फोर्सेस और भारत के जो सरकार है उनके विल पावर को चैलेंज करने की है, या वाकई एक साफ सुथरा सवाल है और साफ सुथरी मंशा है, साफ सुथरी नीति है? इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मेरे सहयोगी विकास अब्रोल जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जम्मू ब्यूरो हेड, और हमारे साथ ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राजन जामवाल जी और विकास जी आपके पास आऊं, लेकिन मैं ब्रिगेडियर साहब से जानना चाहूंगा इस पर क्या रिएक्शन बनता है, क्या जवाब दिया जा सकता है? जो लीडर्स ये पूछ रहे हैं, क्या हम पाकिस्तान में घुसकर हाफिज सईद और मसूद अजहर को नहीं उठा सकते? देखिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले तो ये वेनेजुएला का किस्सा हमको कोई समझा दे कि हुआ क्या है। एक कंपनी है एम्बर एनर्जी, इसने कुछ साल पहले अगर वेनेजुएला की ना आप जिसको बोल सकते हैं कि भी प्राइम ज्यूअल, वो जो उनका ऑयल रिफाइनरीज का नेटवर्क है जिसका नाम सीटिको है ना, सीटिको का सारा डेट खरीद लिया था। एंड सारा डेट खरीदने के बाद, क्योंकि उसमें सैंक्शन लगे थे, ये वो है, तो डेट नहीं दे पा रहे थे, तो जिसके पास भी था उन्होंने खरीद लिया एम्बर एनर्जी ने। एम्बर एनर्जी को कौन ओन करता है? पॉल सिंगर, दुनिया का सबसे बड़ा वल्चर कैपिटलिस्ट है, इलियट मैनेजमेंट करके इसकी कंपनी है। पिछले साल यूएस के कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि भाई इसको ऑक्शन करो। इस महीने जनवरी में डेलवेयर के कोर्ट में लगा हुआ है इसकी ऑक्शन का केस, किसको ऑक्शन करो। अगर वो ऑक्शन हो जाती है, जो एक्सपेक्टेड है $13 बिलियन की ये कंपनी है, $13 बिलियन की, तो एग्जीक्यूटेबल नहीं होगी जब तक गवर्नमेंट, बिकॉज अब जो मर्जी कानून कोर्ट में फैसला करते रहे यूएस में, अगर वेनेजुएला में सरकार उस फैसले को नहीं मानती, कुछ नहीं कर सकते। सो ट्रंप साहब की सारी चीजों की लगा ये बेसिकली यूएस की आर्मी और एयरफोर्स ने प्ले किया है रोल, जैसे वो लैंड शार्क्स करते हैं ना, कि अपने लोन कलेक्टर्स भेजते हैं, और उस टाइप का काम किया है। तो पहले तो होगी वेनेजुएला की कहानी। ऑफ कोर्स ये बताया जा रहा है ड्रग्स वो सारा भी होगा, वो ड्रग्स भी होगा दिस थिंग, पर मेन कहानी ये है। और ट्रंप साहब का इनके साथ 13 क्योंकि बिलियन का सवाल है, तो भाई स्टेक्स आर हाई। अभी आते हैं जो डिमांड करी गई है कि क्या हम नहीं उठा सकते। देखिए, उठाने को सब कुछ हो सकता है। पाकिस्तान और भारत के बीच में एसिमेट्री है, मतलब ठीक है, हम कन्वेंशनली मतलब उनसे सुपीरियर है, काफी सुपीरियर हैं, बट उस लेवल की एसिमेट्री नहीं है जो वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में है। दैट इज टू बी अंडरस्टूड। उस लेवल की एसिमेट्री नहीं है। यस, वी कैन कैरी आउट ये ऑपरेशन पॉसिबल है, हो सकते हैं, एक्सट्रैक्शन डेयर डेविल ऑपरेशंस हैं, कई कंट्रीज ने करे हैं दिस थिंग, पर इज इट वर्थ द पॉलिटिकल रिस्क? अगर हमने यही काम हमारी ब्रह्मोस कर सकती हैं बिल्कुल, मतलब जाके अंदर, तो हमें ये रिस्क लेने की क्या जरूरत है? आई मीन व्हाई शुड वी हैव इट? इतने चक्रों में क्यों पड़े हम, इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करें? बिकॉज उस लेवल की एसिमेट्री नहीं है कि आप एयर इंसर्शन करके बाहर, बिकॉज वेनेजुएला के पास कोई ढंग का एयर डिफेंस नहीं था।
सो विद इम्प्यूनिटी अमेरिकन एयरफोर्स ने उनके ऊपर हमला करके सब तबाह नवा कर दिया और अपनी लैंड अपना हेलीकॉप्टर इंसर्शन से जाके उनके राष्ट्रपति को उठा लाए हैं। इसके लिए हमें टोटल 100% एयर सुपीरियरिटी बनानी पड़ेगी पाकिस्तान के साथ, जो शायद हो पाए कुछ दिनों की एरियल जंग के अंदर। हो सकता है 1-2 घंटे की जंग में ना हो, कुछ दिनों की एरियल के बाद ये एक टेक्निकल पॉसिबिलिटी है। पर ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली उकसाने वाला है कि जो चीज हम तसल्ली से अपने टाइम और फ्रेम पे करना चाहते हैं वो आपको फोर्स किया जा रहा है। कोई बोल रहा है जो बांग्लादेश में घुस जाओ, कोई बोल रहा है पाकिस्तान में घुस जाओ। दे वांट इंडिया टू अवे फ्रॉम इट्स फोकस। जो प्राइमरी फोकस है, हमारा प्राइमरी फोकस हमारी इकोनॉमी है और इनको हम हैंडल करेंगे एट टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। वो हमको टाइम और प्लेस नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं कि अभी कर दो, ये अभी कर दो। सो वो टाइम एंड स्पेस स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होता है, जिससे डिस्प्लेस करने के लिए सारे प्रोपेगेंडा चल रहे हैं। आई मीन दैट इज माय व्यू। या विकास जी, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं ब्रिगेडियर साहब की बात से कहीं ना कहीं सहमत हूं। अगर आप देखेंगे पिछले हिस्ट्री देखेंगे तो मालदीव में जो हुआ उसके बाद आज फिर हमारे रिलेशन मालदीव से बेहतर हो चुके हैं। श्रीलंका के साथ जिस तरह से हालात थे आज फिर बेहतर हुए। तो एक पूरा सा सिस्टम है जिसके थ्रू चलना चाहिए। अमेरिका का देखें तो अमेरिका का एक बहुत जबरदस्त सिस्टम है। अमेरिका की इंटेलिजेंस पहले पूरा काम करती है, फिर वो एक नैरेटिव सेट किया जाता है उस कंट्री के खिलाफ, उसके बाद वो एक कार्रवाई करते हैं, लेकिन कानूनी पूरी चीजों का पहलू को देख कि कौन क्या बोल सकता है क्या नहीं। भारत को इस पर थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो अगर पूरे हम साउथ एशिया में देखें तो भारत जो है इस समय बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आगे पीछे के जो देश है, चाइना, अब चाहे चाइना अच्छे रिलेशन करने की कोशिश कर रहा है भारत से, लेकिन फिलहाल चाइना पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन को बहुत अच्छे नहीं है। ऐसे में हम दो तरफ से ऐसी जगह से गिरे हैं जहां पर हमें बड़ा संभल के चलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं भारत को भी एक नैरेटिव बड़े अच्छी तरह से सेट करना पड़ेगा और एक अपना पूरा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, तभी कोई कार्रवाई की जा सकती। देखिए, पाकिस्तान पहले भी कर चुका है, एटाबाद में उसने जब ओसामा बिन लादेन को मारा, उसके बाद अब ये कार्रवाई कर रहा, तो उसने ईरान पे भी हमले किए। तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा उसने माहौल क्रिएट किया हुआ है। भारत को समय लगेगा जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, लेकिन हमारा जो नैरेटिव है वो अलग है। हम पहले अपने आप को बूस्ट करें, अपने आप को इस लेवल पे लेके जाएं, ताकि अमेरिका जैसे देश भी हमारे पे उंगली ना उठा पाए। ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो कहीं ना कहीं एशिया को दबाने की कोशिश करते हैं, जो हम लगातार देखते आ रहे हैं और वो हो भी रहा है। लेकिन भारत जो है अब उनकी गले की फांस बन रहा है और भारत को बड़ी कूटनीतिक तरीके से इन चीजों को हैंडल करना पड़ेगा, वरना कहीं ना कहीं ये ना इस चक्कर में दक्षिण एशिया जो पूरा का पूरा एक वॉर की आग में झुलस जाए। नहीं, स्पेशली जो बात ब्रिगेडियर साहब ने कही कि ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं भारत की, भाई पाकिस्तान में घुस जाओ, भाई जाके बांग्लादेश में घुस जाओ, बांग्लादेश में चटगांव क्यों नहीं ले लेते हो, बांग्लादेश में रंगपुर क्यों नहीं अटैच कर लेते हो। तो जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजीज ऐसे कहीं किसी पॉलिटिकल रैली के मंच पे नहीं दी जा सकती है, वहां से नहीं बनाई जा सकती है, वहां से डिक्टेट भी नहीं की जा सकती। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हमने ऐसा नहीं है कि हमने पास्ट में ऐसे ऑपरेशंस नहीं किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, हमने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया। तो ट्रीटमेंट पिछले 10-12 सालों में बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू हुआ है और वो ट्रीटमेंट का लेवल भी बड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर उस ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा लेवल था जो अब तक के हमले में देखा गया। तो ये बार बार इस तरह की बयानबाजी क्यों? क्या पॉलिटिकल रिजीम जो इस वक्त है देश में उसको उकसाने की कोशिश है, उस पर भरोसा नहीं है? देखिए, लगातार पिछले काफी समय से देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो है सारे जितने भी ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है लामबंद होने की कोशिश कर रही हैं और कहीं ना कहीं कोशिश कर रही हैं कि उनको किसी तरह से जो है डाउन किया जा सके ताकि वो लोग पावर में आ सके। हालांकि ये चीज कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी ने ये चीज जरूर पकड़ी है कि जब आप भारत की बात करोगे, भारत को अग्रेसिवली प्ले करने की बात करोगे, तो शायद कुछ वोट जो है वो आगे पीछे से ले सके, क्योंकि वो भी जानते हैं कि वो वोट को लेकर उनकी पार्टी के जो आंकड़े देखे जाए तो बड़े कॉम्युनल से हैं, उन बारे में हम ना जाएं तो अच्छा है। लेकिन वो चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि वो अपने आप को हर जगह पे खड़ा करना चाहते हैं। ऐसे में उनको लग रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं देश के कोई ऐसे इश्यू उठाने पड़ेंगे जिसपे लोग उनके साथ आए। तो ये कि पॉलिटिकल स्टंट जरूर है। हालांकि ये वो भी अंदर खाते जानते हैं कि इतनी आसान नहीं है चीजें कि जाके उठा के ले आओ। पाकिस्तान भी देखिए, बेशक उसको अमेरिका की सपोर्ट है, चाइना की सपोर्ट है, उस पर हमला करना, उसके साथ बात करना बड़ी कूटनीतिक चीजें जिसपे हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है, फॉरेन जो डेलीगेशन लगातार बात कर रही हैं। लेकिन मुझे ये एक पॉलिटिकल स्टंट लग रहा है और ये सिर्फ एक बात करने की, मंच से बोलने के लिए, ताकि उनको सबको लगे कि जी हाँ, मैं भी अब
बाकी जैसे बाकी पार्टीज करती हैं उसकी तरह मैं भी कॉम्युनल पार्टी नहीं प्योर पॉलिटिकल एजेंडा, राइट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये प्योर पॉलिटिकल एजेंडा है ये, बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में अमेरिका ने ऑपरेशंस नहीं किए। अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका ने जो ऑपरेशन चलाया था, और उसमें जिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था, अपाचे हेलीकॉप्टर का, कहते हैं कि वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से भी लैस है और हेलीकॉप्टर से बहुत लो फ्लाई किया था। तो पाकिस्तान में घुसकर अमेरिका ने इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया था, और क्या इस तरह के ऑपरेशन की पॉसिबिलिटीज बनती है कि जैसा हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया वैसे एक और स्ट्राइक प्लान करके इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए? तो ये दोनों सवाल है आपके लिए ब्रिगेडियर साहब। देखिए, एक तो आपकी आवाज थोड़ी रुक रुक के आ रही है, बट नॉट स्टैंडिंग आई गॉट द क्वेश्चन। टेक्नोलॉजी और मैन पावर दोनों इस वक्त हमारे पास हैं। टेक्निकली स्पीकिंग ये पॉसिबल है, हम कर सकते हैं टेक्निकली स्पीकिंग, और कई जगहों पे पहले उस लेवल पे नहीं, पर ये हो भी चुका है, मतलब टीवी पे डिस्कस नहीं किया जा सकता, बट यस हम कर सकते हैं टेक्निकली स्पीकिंग। बट मैं बोल रहा हूं इसके साथ ही कनेक्टेड होता है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, और ओवरऑल आप उठा के ले आए, एंड बिकॉज हम न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की आप बात छोड़ दो, वो हमने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप बम आपके पास नहीं है, दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। बट इवन अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, आपको फिर भी वर्ल्ड में कि वो देखनी पड़ती है कि आपके ऐसी एक्शन की कितनी जस्टिफिकेशन होगी। अभी जैसे अमेरिका ने वो ड्रग्स और उसके साथ चक्कर में जस्टिफिकेशन बना ली, पूरी दुनिया बोल रही है कि भी नहीं है, बट देन अमेरिका बीइंग अमेरिका इट इज नॉट लिसनिंग। क्या आप ये ले सकते हो, आर यू इन ए पोजीशन कि आप इस टाइप के सर्जिकल, उनके कोई पॉलिटिकल लीडर या वो मे बी अगर कोई आप दाऊद इब्राहिम को वहां जाके मार दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा शायद, बट से आप आसिम मुनीर को उठा के ले आओ, इक्वलेंस तो वही हुई ना कि आसिम मुनीर को वहां से उठा के ले आओ, तब क्या हम एडिशनल सैंक्शंस बर्दाश्त कर सकते हैं? ऑल दैट कैलकुलेशंस देन स्टार्ट कमिंग इट। सो टेक्निकली कोई चीज हो जाना पॉसिबल एक चीज होती है, और उसके रिप्रिकॉशंस संभालना एक चीज होती है। व्हेन फाइनली जब नेशन टेक्स ए डिसीजन, ये दोनों को काउंट करता है। इट काउंट्स द टेक्निकल पॉसिबिलिटी, द परसेंटेज चांसेस ऑफ सक्सेस, कि कितने परसेंटेज चांसेस हैं। जैसा मैंने पहले बोला कि ओके उनका एयर डिफेंस हमसे कमजोर है, पर ऐसा नहीं है कि नहीं है, उनका एयर डिफेंस है, सो द परसेंटेज चांसेस आपके थोड़े से ब्लीक हो जाते हैं। यू मे स्टिल हैव 80% chances, like when the Americans went it, they had a 100% chance because there is a zero air defense opposite them, zero air defense। but यहाँ पे कंपैरेटिवली चाहे हमें कितनी भी एडवांटेज हो, पर सामने जीरो नहीं है, सो परसेंटेज हो जाती है। विल 80% सक्सेस रेट पॉसिबिलिटी एक्सेप्टेबल टू पॉलिटिकल लीडरशिप, और दे वुड वेट फॉर 100%? नो, ये सारे पॉलिटिकल सवाल होते हैं जिसपे डिसीजन मतलब इतनी जल्दी में नहीं लिए जा सकते हैं। दैट इज व्हाट द इशू इज। तो ब्रिगेडियर साहब, हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था वो सिनारियो क्या था, उसकी कहानी अगर दर्शकों को थोड़ी सी आप उसका बैकग्राउंड बताएं। You see, surgical जो strike थे, वो you're talking about जो उरी के बाद हुए थे surgical exactly, strike। What we did was, हम गए पाकिस्तान के अंदर, we carried out destruction of their launch pads। कितना अंदर थे ये? 20-25 किलोमीटर अंदर गए, एंड हम वहां से किसी को उठा के नहीं लाए। एक्सट्रैक्शन इज ए डिफरेंट बॉल गेम, इन्फिल्ट्रेशन इज ए डिफरेंट बॉल गेम, एक्सट्रैक्शन इज ए डिफरेंट बॉल गेम। हमको खाली अपने आप को एक्सट्रैक्ट करना था उसके बाद, और सिंस द डेप्थ वाज 20-25 किलोमीटर, एंड सिंस ये लैंड से हुआ, देयर वाज नो मतलब हेप्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस थिंग, एवरीथिंग बाय लैंड। जमीन से गए, जमीन से वापस आए, जंगलों के रास्ते हम गए, व्हिच इज पॉसिबल इस टेरेन के अंदर। बट अगर आपको रावलपिंडी और उसके बियॉन्ड जाके वहां से किसी घर से किसी को उठाना है, तो ऑब्वियसली आपको एक एयर इंसर्शन करनी पड़ेगी। एयर इंसर्शन के लिए रिक्वायर टोटल एयर डिफेंस डोमिनेशन, एंड मतलब देयर शुड बी उनके सारे रडार, या एक रडार कॉरिडोर देना पड़ता है कि 50 किलोमीटर का एक कॉरिडोर, जहां से हमारे हेलीकॉप्टर जाए, अपना एक्शन करें, वापस आए, और पूरे रास्ते कोई भी रडार एक्टिवेटेड ना हो, ना उनका कोई एयर एसेट इंटरफेयर कर सके। तो ये सिक्योर कॉरिडोर जो देना होता है, ये एक अपने आप में एक एक्सरसाइज है, एंड वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग, बट इट रिक्वायर्स अ प्रॉपर मेजर वॉर।
मतलब जैसे ऑप सिंदूर 2 होगा, शायद इस टाइप का कुछ एक्शन हो, वी विल बी एबल टू क्रिएट ए कॉरिडोर। बट जो से उन्होंने 2 घंटे में 1.5 घंटे में किया, दैट इज ओनली पॉसिबल उनका जब बिल्कुल कोई एयर डिफेंस बच ना जाए। जब एयर डिफेंस हम 1-2 दिन में खत्म कर लेंगे, देन वी कैन टॉक अबाउट दिस पॉसिबिलिटी की क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उस वक्त आई एम श्योर पॉलिटिकल लीडरशिप सही डिसीजन लेगी। जी विकास जी, सर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर में, तो ऑपरेशन सिंदूर में जो जहां जहां हमने स्ट्राइक किया वहां पर आतंकवादी कैंप से और कई आतंकवादी बड़े बड़े नाम उसमें मारे गए हैं। तो एक तरह से उनको यहाँ लाना या वहीं पे मार गिराना जो है वो एक ही पॉलिसी हो सकती है, और हमने वो किया है, और हमने सिर्फ एक बार नहीं किया, बहुत बार किया है। कई आतंकवादी हैं जो मारे गए हैं, आप देखेंगे। हालांकि इसमें भारत तो इन्वॉल्व नहीं है किसी भी तरह से, लेकिन कई ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ अनजान आदमियों ने वहां पर कई आतंकवादियों को पाकिस्तान में ही ढेर कर दिया। तो ये जो एक नैरेटिव चल रही है, अननोन, यस बिल्कुल अननोन जो गाय ने जो किया है, तो ये एक स्ट्रेटेजी जो चल रही है वो अंदर खाते चलती रहती है। कौन सा देश क्या कर रहा है ये कोई नहीं जानता। क्या पता अमेरिका ही कर रहा हो, क्या पता चाइना ही कर रहा हो, कौन सा देश कर रहा है ये नहीं पता। लेकिन जो एक आतंकवाद के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है वो बाकायदा लड़ी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में बहुत आतंकवादी मारे गए हैं, उसके साथ साथ सबूत मिले हैं, इमेजेस मिली हैं कहां कहां से क्या क्या हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार भारत जो है, भारत को जो करना है वो कर रहा है। उसके लिए असदुद्दीन ओवैसी कुछ बोले या कोई और कुछ बोले फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो हमारा डिफेंस इतना स्ट्रांग है कि जब उसको जो एक्शन लेना है वो लेता है और लगातार लेता रहता है। हालांकि ब्रिगेडियर साहब भी जानते हैं कि कुछ ऐसे सर्जिकल ऑपरेशन जो पता चले हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे सर्जिकल ऑपरेशन हैं जो लोगों को, आम आदमी को पता ही नहीं है, वो हुए हैं और पास में भी होते रहे हैं। जी बिल्कुल जानते हैं, ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो इंटेलिजेंस अपना काम करती है, आर्मी अपना काम करती है। पॉलिटिकल ये जो एक सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, अपना एक वोट बैंक पक्का करने के लिए किया जा रहा है। वरना इसका देखा जाए तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो हमारी भारत जो पिछले कुछ सालों में ग्रो किया है, जिस तरह से हमारा डिफेंस मजबूत हुआ है, हमारी इंटेलिजेंस मजबूत हुई है, हमारा जो फॉरेन जो हमारा एक पूरा सिस्टम बना है बाहर के देशों के साथ, वो जो मजबूत हुआ है, वो कई मायनों में अपने आप में ये बता रहा है कि भारत अब वो भारत नहीं रहा जो आज से 50 साल पहले या 20 साल पहले था। भारत अब एक नया भारत बन चुका है। हमारी अर्थव्यवस्था जो है, सिर्फ आप देखिए, अगर हम ये बात करें कि लोग इस समय जितनी भी बाहर की कंट्रीज हैं वो भारत में आके व्यापार करना चाहते हैं, अगर वो हमसे युद्ध करेंगी, हमसे लड़ाई लेंगी, तो नुकसान उन्हीं का है। मालदीव ने ये चीज समझ ली, श्रीलंका ने समझ ली, आने वाले देश में बांग्लादेश भी समझ जाएगा। देखिए बांग्लादेश चाहे जो मर्जी करे, घूम फिर को उसको हमारे पास ही आना है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान को भी जो लेके बोलते हैं कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, वो यहाँ भी सामने सामने ज्यादा, क्योंकि ये यहाँ पे होता है, क्योंकि ये पाकिस्तान के बाद आया है। तो ये चीजें अपने आप ठीक होंगी, लेकिन इस मंच से, इतने बड़े मंच से इस तरह से अपने देश के लिए बोलना, इस तरह बोलना, मुझे लगता है शोभा नहीं देता, एक पॉलिटिकल स्टंट है, इसको नहीं किया जाना चाहिए ऐसे। बिल्कुल, मुझे लगता है लोगों को भी इस तरह के बयानों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अगर इतनी ही चिंता रही हो इन पॉलिटिशियंस की इस देश में, जो हमारी सेक्युलर लोग हैं या फिर जो सेक्युलर सिस्टम है, तो इसमें एक पार्टी का नाम AIMIM रखना, और भी पॉलिटिकल पार्टी जो सिर्फ मुसलमानों की बात करती है, वो अपने आप में बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, विरोधाभास पैदा करता है। बहरहाल ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े और अपना कीमती वक्त हमें दिया, और विकास साहब का भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। इसी तरह के कंटेंट, फिलहाल एक छोटा सा यहाँ पर थोड़ी देर के रुकेंगे, लेकिन डिबेट और कंटेंट लगातार आपको देखने को मिलेंगे इंडिया डेली पर।